हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 16 की। 15 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने वर्ग नंबर 17 में हैलोजनों की धातु के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता तक स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ग 17 का अगला टॉपिक लेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता में हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता। हम रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात कर रहे थे, उसमें हमने हैलोजनों की डाई हाइड्रोजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता, डाई ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता और धातु के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता तक पढ़ लिया था। ठीक है, धातु के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता तक पढ़ लिया था, मतलब हमने 3 रासायनिक अभिक्रियाशीलताएं पढ़ ली थी, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और धातु के साथ। चौथी जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता है वो है हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता, यानी हैलोजन यहाँ पर हैलोजन के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हैलोजन कभी भी अपने समान हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। जैसे Cl2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, Cl2 Br2 के साथ कर सकता है, Cl2 F2 के साथ कर सकता है, आयोडीन Cl2 के साथ कर सकता है। यानी यहाँ पर जो हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी है वो 2 भिन्न प्रकार के हैलोजनों के मध्य क्या करवानी है, रासायनिक अभिक्रिया करवानी है। 2 भिन्न प्रकार के, समान प्रकार के हैलोजन आपस में क्रिया नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी आपको? तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता में हमें हैलोजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरा हैलोजन यौगिक, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि जब 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उच्च ताप एवं उच्च दाब पर। एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि सामान्य परिस्थितियों में 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में क्रिया नहीं करते। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए 2 भिन्न प्रकार के हैलोजनों को उच्च ताप और उच्च दाब की क्या होती है, आवश्यकता। तो जब 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन उच्च ताप एवं उच्च दाब पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो एक विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। उन यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों, अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको अंतरा हैलोजन यौगिक की परिभाषा याद करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं परिभाषा पूछी जा सकती है। तो परिभाषा क्या होगी बच्चों, आप नोट्स में पढ़िएगा, मैं यहाँ पे आपको बोल के बताता हूँ कि जब 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन, समान प्रकार के नहीं, भिन्न प्रकार के हैलोजन परस्पर उच्च ताप एवं उच्च दाब पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो एक विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। उन यौगिकों को क्या कहा जाता है बच्चों, अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे Cl2 गैस हमने ले ली और इसकी क्रिया हमने करवाई F2 के साथ। बताइएगा क्या दोनों हैलोजन आपस में समान है, क्या नहीं है? 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन हुए कि नहीं हुए, हो गए। इनकी आपस में क्या करवाई, क्रिया करवाई, उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो क्या होगा, विशेष प्रकार के यौगिक बनेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है, अंतरा हैलोजन यौगिक। जैसे 1 मोल Cl2 की क्रिया 1 मोल F2 के साथ होती है तो बनता है ClF। क्या बनता है, ClF। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। ठीक है, तो ClF क्या है, एक अंतरा हैलोजन यौगिक है। ClF क्या है बच्चों, एक अंतरा हैलोजन यौगिक है। इसका 1 मोल और इसका 1 मोल। Cl2 की क्रिया F2 के साथ ही करवाई, लेकिन इस बार इसका 1 मोल और इसके कितने मोल लिए गए, 3 मोल। इसके 1 मोल और इसका 1 मोल लिया गया और इसके कितने मोल लिए गए, 3 मोल। अभिक्रिया करवाई गई
उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो बताइएगा फ्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। फ्लोरीन कितने हो गए, 6। क्लोरीन कितने हैं, 2। तो बनेगा ClF3 के कितने अणु, 2 अणु। तो ClF3 भी एक क्या है, अंतरा हैलोजन यौगिक है। इसी प्रकार Cl2 की क्रिया F2 के साथ करवाई। इस बार क्या किया, इसका 1 मोल और इसके 5 मोल लिए, और अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर ही होती है। सामान्य परिस्थितियों में कभी भी 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो Cl2 प्लस 5F2 तो बनेगा 2ClF5। 2ClF5। तो ClF5 भी क्या है, एक अंतरा हैलोजन यौगिक है। चलिएगा, जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं, Cl2 प्लस F2। इस बार मैंने क्या किया, इसका 1 मोल और इसके 7 मोल लिए और अभिक्रिया करवाई उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो बताइएगा फ्लोरीन कितने हो गए, 7 गुणा 2 14 हो गए। 2 Cl है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 2ClF7। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जब 2 भिन्न प्रकार के हैलोजन आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो एक विशेष प्रकार के यौगिक बन रहे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। ये भी अंतरा हैलोजन यौगिक है, ये भी अंतरा हैलोजन यौगिक है, ये भी अंतरा हैलोजन यौगिक है, ये भी अंतरा हैलोजन यौगिक है। इसका मतलब अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। ClF टाइप के, ClF3 टाइप के, ClF5 टाइप के और ClF7 टाइप के। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये करते हैं अपन कि क्लोरीन के साथ एक ही फ्लोरीन जुड़ा, क्लोरीन के साथ 3 जुड़े, क्लोरीन के साथ 5 जुड़े, क्लोरीन के साथ 7 जुड़े। ऐसा कोई अंतरा हैलोजन यौगिक नहीं होगा क्या सर? ClF2 नहीं बनेगा क्या? ClF4 नहीं बनेगा क्या? ClF6 नहीं बनेगा क्या? देखिएगा, अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं उनमें ये 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक ही होते हैं। मतलब अंतरा हैलोजन यौगिक 4 ही प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिक ही बनते हैं। कारण सुनिएगा, यहाँ पर यदि मैं क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालूं तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन पे कितना होगा बच्चों, +1। क्लोरीन पे कितना होगा, +3। क्लोरीन पे कितना होगा, +5। क्लोरीन पे कितना होगा, +7, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं, 7, -7 +7, -5 +5, -3। एक फ्लोरीन पे -1 होता है तो 3 पे कितना होगा, -3, तो क्लोरीन पे +3। इसका मतलब यहाँ पे आप ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, क्लोरीन की +1 +3 +5 +7। मैंने आपको बताया था कि हैलोजन जो होते हैं वो सामान्य रूप से जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं वो कौन कौन सी है, -1 +1 +3 +5 और +7। ठीक है, तो इसको तो हटा देते हैं। अब इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप देखिएगा कौन कौन सी है, +1 +3 +5 और +7। यानी अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें ये वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो, +1 +3 +5 +7। यानी +1 टाइप के होंगे, +3 टाइप के होंगे, +5 टाइप के होंगे, +7 टाइप के होंगे। इसका मतलब अंतरा हैलोजन यौगिक इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर होते हैं। तो बताओ अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, देखो, एक वो अंतरा हैलोजन यौगिक जो कि X टाइप के हो, जहाँ पे X क्या है, बड़े आकार का हैलोजन, और X क्या है, छोटे आकार का हैलोजन। जैसे ये ClF है ना, इस ClF में X क्या है, Cl, और X क्या है, फ्लोरीन। समझ में आ रही है? तो पहला प्रकार का जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो X टाइप का है। दूसरे प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक है X बताओ यहाँ पे क्या लगाऊं, 3। ये देखो ClF3। ठीक है, जहाँ पे X और X जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है, हैलोजन। जैसे ये Cl है तो ये F है, ये I है तो ये F है। ठीक है, ये Cl है तो ये क्या है, Br है। समझ में आ रही है? चलिएगा, X5 और X7। तो अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक वे अंतरा हैलोजन यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो, जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो, जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो, जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +7 हो। X क्या है बच्चों, बड़े आकार का हैलोजन। X क्या है, बड़ा आकार वाला हैलोजन, या फिर कहूं बड़े आकार का हैलोजन। जैसे आप यहां पे आ जाइएगा,
ClF है, Cl का आकार फ्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है, तो FCl नहीं बनेगा, FCl नहीं बनता, ClF बनता है। FCl नहीं बनता मतलब पहला जो हैलोजन होता है ना वो बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है, छोटा आकार में। किसमें, आकार में। जैसे ClF3 है तो Cl बड़ा है और F क्या है, छोटा, FCl3 नहीं बनेगा। ClF5 है, Cl बड़ा है और F क्या है, छोटा, यानी पहले हम बड़े आकार का हैलोजन लिखते हैं और X डैश जो है वो क्या है, छोटे आकार का, बाद में छोटे आकार का लिखा जाता है, तो X डैश क्या है बच्चों, छोटे आकार का हैलोजन। तो अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, X डैश, X डैश 3, X डैश 5, X डैश 7। X डैश 2 नहीं बनेगा क्योंकि हैलोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है सामान्य रूप से वो +1, +3, +5 और +7 होती है। ठीक है, तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी कि अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अंतरा हैलोजन यौगिक होते क्या है, परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो आप कहोगे कि जब दो भिन्न प्रकार के हैलोजन परस्पर उच्च ताप एवं उच्च दाब पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो एक विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। अंतरा हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 X डैश, नंबर 2 X डैश 3, नंबर 3 X डैश 5 और X डैश 7 नंबर 4। तो अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण लिखो। तो X डैश का उदाहरण क्या होगा, ClF। क्या ClF ही होगा क्या, नहीं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जहां पर जो X है वो बड़ा लिखना है और X डैश क्या लिखना है, छोटा, छोटे आकार का। समझ में आ रही है, तो देखिएगा इसको। अंतरा हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के मैंने आपको बताए। मैं एग्जाम्पल्स आपको लिख करके बता देता हूं किस प्रकार से एग्जाम्पल होते हैं इनके। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं उदाहरण। ठीक है, पहला प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक मैंने आपको क्या बताया, X डैश, जहां पे X बड़े आकार का हैलोजन और X डैश छोटे आकार का हैलोजन। तो मैंने लिखा यहाँ पर ClF। इसका एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ। Cl का आकार फ्लोरीन से क्या होता है, बड़ा। पहले बड़ा लिखना है, बाद में क्या लिखना है, छोटा। पहले बड़ा लिखना है, बाद में क्या लिखना है, छोटा। जैसे BrF, Br बड़ा है और F क्या है, आकार में छोटा। जैसे ICl, I बड़ा है और Cl क्या है बच्चों, छोटा। I बड़ा है और Cl क्या है, छोटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, ICl को विज अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विज अभिकर्मक। ठीक है, तो बताओ पहले प्रकार का जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो क्या है, X डैश, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसको विज अभिकर्मक कहते हैं। चलिएगा, अब मान लो आपसे पूछ ले कि BrF का निर्माण किस प्रकार करोगे, तो सिंपल सी रिएक्शन लिखनी है, Br2 + F2 और BrF बना देना है और फिर रिएक्शन को क्या कर देना है, बैलेंस। और यहाँ पे क्या लिख देना है, उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये देखो, ये क्या बन गया, BrF बन गया। ClF बनाना है तो यहाँ पे Cl2, यहाँ पे F2 लेना है, और ICl बनाओ तो यहाँ पे I2 और यहाँ पे क्या लिखना है, Cl2 लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनकी बनाने की केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। अब देखो दूसरे प्रकार का जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो है X डैश 3, ऑक्सीकरण अवस्था +3 वाला। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3 होगी। अब इसके एग्जाम्पल देखो, X बड़ा होगा और X डैश आकार में क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ClF3, Cl बड़ा है, F क्या है, छोटा। BrF3, Br बड़ा है आकार में और F क्या होता है, छोटा। FCl3 नहीं होगा क्योंकि F छोटा हो गया, Cl क्या हो गया, बड़ा। यहाँ पे FCl नहीं होगा, ClF ही होगा, BrF ही होगा, FBr नहीं होगा। तीसरे प्रकार का अंतरा हैलोजन यौगिक X डैश
5, जैसे एग्जाम्पल है ClF5 और BrF5, ठीक है। और इसी प्रकार से चौथा ले लिया मैंने XX-7, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है IF7। I बड़ा है और F क्या है, छोटा। ClF5 भी लिख सकते हो, लेकिन जो वेल नॉन अंतरा हैलोजन यौगिक है XX-7 टाइप का, वो क्या है, IF7। तो एग्जाम्पल्स आपको इनके आने चाहिए। एग्जाम्पल आप खुद फॉर्म कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जो X होगा वो बड़ा होगा और X डैश क्या होगा, छोटा। बड़े आकार के हैलोजन पर छोटे आकार के हैलोजनों को क्या करना है, अटैच करना है। बड़े आकार के हैलोजन पर छोटे आकार के हैलोजन को अटैच करना है। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, अंतरा हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार, X, X डैश, X, X डैश 3, X, X डैश 5 और X, X डैश 7। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतरा हैलोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का संकरण, केंद्रीय परमाणु का संकरण और अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना किस प्रकार की होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको संकरण निकालना आना चाहिए और उसके बाद में संरचना निकालनी आनी चाहिए। तो आपको संकरण निकालने के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला काम में लेना है, N इज इक्वल टू, आपको क्लास 11 में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। N इज इक्वल टू होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, एकल संयोजी पार्श्व परमाणुओं की संख्या, पार्श्व का मतलब होता है साइड में लगे हुए, प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है, n का। n इज इक्वल टू होता है, n क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। n इज इक्वल टू होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल संयोजी पार्श्व परमाणुओं की संख्या प्लस माइनस x डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस x तभी काम में आता है जब आपको दिया गया जो यौगिक है या जो आपको दी गई स्पीसीज है उसके ऊपर क्या उपस्थित हो, आवेश उपस्थित हो। तो फिलहाल हम यहाँ पर आवेश वाली स्पीसीज होती है उनका संकरण यहाँ पर नहीं निकालेंगे, तो प्लस माइनस x हमारे अभी इस चैप्टर में काम में नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना इस चैप्टर में आपके काम में आता है। तो n इज इक्वल टू होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या पार्श्व परमाणुओं की संख्या बटा 2। n का मान आपके पास में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आपको संरचना बतानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको संकरण बताना है। तो देखिएगा n का मान मान लीजिएगा यदि 2 आता है तो संकरण होता है sp। n का मान कितना आता है, 2, तो संकरण क्या होगा, sp। संरचना होगी रेखीय। और ध्यान रखिएगा ये जो संरचना है ये मूल संरचना होगी। कैसी संरचना होगी, मूल संरचना होगी। n का मान यदि 3 आता है तो संकरण होगा sp2, संकरण sp2 होगा और आकृति या मूल संरचना होगी त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। n का मान यदि 4 आता है, n का मान कितना आता है, 4, तो संकरण होगा sp3, संरचना होगी चतुष्फलकीय मूल संरचना, ठीक है। n का मान यदि 5 आता है तो संकरण होगा sp3d, sp3d, संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। n का मान यदि 6 आता है तो संकरण होगा sp3d2, आकृति या मूल संरचना होगी अष्टफलकीय। n का मान 7 आता है तो संकरण होगा sp3d3, मूल संरचना होगी पंचभुजीय
द्विपिरामिडीय। n एक संख्या है जिसका मान आपको निकालना है। n इक्वल टू होता है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए यौगिक में केंद्रीय परमाणु को पहचानना है। सर हम कैसे पहचानेंगे, हमें क्या पता चलेगा केंद्रीय परमाणु कौन सा है? तो देखिएगा, किसी यौगिक में वह परमाणु, किसी अणु में वह परमाणु जो अकेला होता है वो प्राय क्या होता है, केंद्रीय होता है। किसी अणु में जो परमाणु अकेला हो वो क्या होता है, केंद्रीय होता है। यदि दो परमाणु अकेले हैं तो जो पहले लिखा गया है वो क्या होगा, केंद्रीय होगा। जैसे एक अणु मैंने लिया, एक यौगिक लिया ClF3, तो इसमें अकेला कौन है, Cl, तो Cl क्या होगा, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। और जो F3 है वो क्या है, पार्श्व परमाणु है। क्या है, पार्श्व परमाणु। जैसे मान लो दो परमाणु अकेले आ जाए ClF, तो अब केंद्रीय कौन होगा, Cl होगा, और F क्या होगा, पार्श्व होगा। तो जो अकेला होता है वो केंद्रीय होता है, और दो अकेले आ जाए तो बताओ जो पहले लिखा गया है वो क्या होगा, केंद्रीय होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एकल संयोजी पार्श्व परमाणुओं की संख्या को जोड़ देना है। एकल संयोजी परमाणु कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये क्या है, एकल संयोजी परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे ऑक्सीजन अगर आ जाए तो वो द्विसंयोजी होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो एकल संयोजी का मतलब जिनकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या देना है, भाग। फिर n का मान निकालना है। n का मान यदि 2 आ जाए तो संकरण क्या होगा, sp। संरचना कैसी होगी, देखिए मूल संरचना होगी। ये कैसी संरचना होगी, मूल होगी। सर मूल संरचना का क्या मतलब है, अभी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जो मैंने बोर्ड पे लिख के बताया है उसको आप याद कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। n का मान यदि 3 आए तो संकरण क्या होगा, sp2। मूल आकृति होगी त्रिकोणीय समतल। ध्यान रखिएगा ये आकृतियां मूल आकृति है। ये आकृतियां कैसी आकृति है, मूल आकृति। n का मान 4 आए तो संकरण sp3 होगा, मूल आकृति होगी चतुष्फलकीय। n का मान 5 आए तो संकरण होगा sp3d। ये देखो 5 कक्षक, यहाँ पे 2 आया तो 2 कक्षक लिए, एक s और एक p। 3 आया तो 3 कक्षक हो गए, एक s और 2 p। 1 और 2 कितने हो गए, 3। 4 आया तो 4 कक्षक हो गए। 5 कक्षक लेने हैं, पहले s, 3 p ले लिए और 1 d ले लिया। आकृति कैसी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। n का मान 6 है तो 6 कक्षक लेने हैं, एक s ले लिया, फिर 3 p और 2 d, तो टोटल 6 हो गए। आकृति कैसी हो गई, अष्टफलकीय। n का मान 7 आया तो संकरण क्या होगा, sp3d3। 7 कक्षक ले लिए, पहले s लेने हैं, फिर 3 p लेने हैं और फिर 3 d लेने हैं। आकृति कैसी होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ये मूल आकृतियां हैं। ये कैसी आकृतियां हैं, मूल आकृतियां हैं। ये तभी होंगी जब उस यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु है उसके पास लोन पेयर नहीं हो। क्या नहीं हो, लोन पेयर। इसका मतलब आपको संरचना निकालने के लिए लोन पेयर का भी पता करना आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर अणु में केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है या नहीं है। तो देखिएगा इसके बाद में आपको ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अभी मैं इसको काम में लूँगा। n के मान जो है उसके आधार पर संकरण और मूल आकृति आप याद कर लीजिएगा। अब आपको लोन पेयर की संख्या निकालनी आनी चाहिए। किसकी संख्या, लोन पेयर की। तो लोन पेयर की संख्या कैसे निकालेंगे वो सीख लेते हैं, और संकरण और संरचना किस प्रकार से निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर CH1 CH4। सिंपल सा एग्जांपल ये, हालांकि CH4 हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, समझने की दृष्टि से। CH4 में सबसे पहले देखो केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन है। क्यों है कार्बन, क्योंकि ये अकेला है। ये क्या है, अकेला, ठीक है। ये पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले n का मान निकालना होगा। n इज इक्वल टू, केंद्रीय परमाणु कौन है, कार्बन, और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। सर हमें कैसे पता चलेगा, भैया कार्बन जो है वो वर्ग 14 का तत्व है और वर्ग 14 के तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। जैसे मैंने आपको बताया ना 15वें वर्ग में 5 होते हैं तो 14वें कितने होंगे, 4 होंगे। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या
4, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हो 1s2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अब बताओ एकल संयोजी परमाणु कितने हैं, 4 है कि नहीं है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए, तो यहाँ पे 4 लिख दिया बटा 2 बराबर 4। बताओ संकरण क्या होगा sp3। अब आपको क्या करना है, sp3 संकरण जैसे ही आया तो जो मूल आकृति मैंने आपको बताई sp3 संकरण से संबंधित उस आकृति को बना लेना है। बताओ मूल आकृति क्या थी, sp3 संकरण की मूल आकृति क्या थी, चतुष्फल की। और चतुष्फल की आकृति किस प्रकार से बनाते हैं अपन, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब बताओ केंद्रीय परमाणु कहाँ है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, कार्बन। अब ये देखो आपके पास स्थिति कितनी है, कितनी वैकेंट स्थिति बची हुई है, 1 2 3 4 खाली स्थान बचे हुए हैं ना, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यानी खाली स्थानों की संख्या कितनी है 4, वैकेंट पोजीशंस कितनी है 4, और आपके पास पार्ट्स परमाणु भी कितने हैं 4। इसका मतलब लोन पेयर नहीं है इसके अंदर, इसमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। कार्बन के पास बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बनाने में भाग ले लिए, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। सर कैसे पता चलेगा, वापस से सुन लो, स्थिति कितनी है, कितनी स्थिति है 4, और पार्ट्स परमाणु भी कितने हैं 4। इसका मतलब प्रत्येक एक वेकेंट पोजीशन पर खाली स्थिति पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये जो आकृति है वो क्या है, चतुष्फल की है, लोन पेयर नहीं है, तो जो मूल आकृति है वो ही उस अणु की क्या होगी, संरचना होगी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, CH4 का संकरण sp3 और आकृति कैसी, चतुष्फल की है। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, अमोनिया। और अमोनिया तो हमारे सिलेबस में भी इसकी आकृति आपसे पूछी जा सकती है। और याद कीजिएगा मैंने वर्ग 15 में आपको एक बार याद करवाई थी और कहा था कि इसी चैप्टर में मैं आपको संकरण और संरचना का जो टॉपिक है वो अलग से करवाऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है जिसमें अपन ये बातें कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अमोनिया का संकरण और संरचना निकालेंगे। तो संकरण निकालते हैं सबसे पहले। तो बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। सर कैसे पता चला, अकेला है नाइट्रोजन। सर 2 अकेले हो तो जो पहले लिखा गया है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे अपन। अभी अंतरा हैलोजन यौगिक पढ़ेंगे, उसमें ClF जो आएगा चलेगा। फिलहाल नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, एकल संयोजी परमाणु कितने 3 बटा 2 बराबर कितना 4। संकरण क्या हो गया sp3। जैसे ही sp3 संकरण आए तो सबसे पहले जो मूल आकृति है ना उसको बना लेना है। तो मूल आकृति बना ली, यहाँ पे क्या लिख दिया, नाइट्रोजन। वैकेंट पोजीशंस कितनी है 4, 1 2 3 4। खाली जगह कितनी है 4, जहां पे परमाणु आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास पार्ट्स परमाणु केवल कितने हैं 3। इसका मतलब एक जगह खाली रहेगी, खाली नहीं रहेगी, वहां पर क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। तो बताओ इसमें लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पे लोन पेयर आएगा। उस लोन पेयर को ऐसे ऑर्बिटल बना के शो कर देते हैं। तो दिस इज द शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया की आकृति, उस आकृति का नाम होता है पिरामिडीय। इस आकृति का नाम क्या होता है, पिरामिडीय। सर लोन पेयर निकालने का ये जो तरीका आपको बताया, आपने बताया, एक बार वापस बताइएगा। देखिए वापस बता देता हूँ। सबसे पहले स्थिति कितनी थी 4, लेकिन पार्ट्स परमाणु कितने हैं 3। इसका मतलब एक पार्ट्स परमाणु आप रख दोगे तो एक खाली स्थान रहेगा, वहां पर क्या होगा, लोन पेयर। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं भाई, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 5 में से कितने काम में आ गए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए तो 3 काम में आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लोन पेयर की संख्या इज इक्वल टू n माइनस पार्ट्स परमाणु की संख्या। ऐसे भी निकाल सकते हो की संख्या। ये देखो लोन पेयर की संख्या, n का मान कितना आया 4, पार्ट्स परमाणु कितने हैं 3, 4 में से 3 गया, तो बताओ कितना बचा, 1 लोन पेयर है जो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो बताओ आकृति कैसी हो गई। इस आकृति को कहते हैं, इस संरचना को कहते हैं पिरामिडीय। मूल संरचना जो है वो संरचना तब होती है जब लोन पेयर ना हो। अब यहाँ पर इसको हम चतुष्फलकीय नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, पिरामिडीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पिरामिडीय बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है, अभी मॉडल से भी आपको बता दूंगा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं H2O। H2O भी आपके सिलेबस में है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वर्ग 16 का तत्व है
और 16वां वर्ग हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है। तो H2O की आकृति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो N इक्वल टू केंद्रीय परमाणु कौन होगा बताओ, अकेला कौन है इसमें, ऑक्सीजन अकेला है ना, हाइड्रोजन अकेला थोड़ी है, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 6 + 2 बटा 2 बराबर कितना 4, 4 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। और sp3 संकरण आते ही सबसे पहला काम मूल आकृति बनानी है। मूल आकृति बच्चों कैसी होती है sp3 संकरण में, चतुष्फल की है, ठीक है। केंद्रीय परमाणु को यहाँ पे केंद्र में लगा देना है। स्थितियां कितनी है 4, पार्ट्स परमाणु कितने हैं 2, इसका मतलब 2 लोन पेयर होंगे, 2 जगह पे क्या रखे जाएंगे, लोन पेयर। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और इसको ऑर्बिटल में ऐसे शो कर देते हैं, कक्षक बना के शो कर देते हैं। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सुंदर दिखे तो कुछ इस प्रकार से इसको बना दिया जाता है। ऐसी देखी होगी आपने इसकी संरचना, ये और ये एक ही बात है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो ये बन गया। तो ये जो संरचना है इसका नाम होता है वी शेप, ठीक है। मूल संरचना चतुष्फल की है लेकिन इसकी संरचना क्या है, वी शेप। मूल संरचना और संरचना में क्या अंतर है, मूल संरचना तब होती है जब उसमें लोन पेयर नहीं हो। जब लोन पेयर होते हैं तो मूल संरचना बदल जाती है, वो क्या है संरचना। समझ में आ रही होगी बात आपकी। तो बताओ इसकी आकृति क्या होगी, वी शेप होगी, ठीक है। H2O। अब 3 एग्जांपल्स मैंने लिए, पहला CH4 लिया, दूसरा मैंने अमोनिया लिया, और तीसरा मैंने क्या लिया, H2O लिया, ठीक है। तो 3 एग्जांपल से आपके समझ में आया कि किस प्रकार से हम संरचना निकालते हैं। अभी और एग्जांपल्स लेंगे, जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, हालांकि वो हमारे सिलेबस में तो नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं ले लेता हूँ आवेश वाला एक, ताकि इसमें एक आकृति मैं आपको और बता पाऊँ। एग्जाम्पल नंबर 4, ClO-। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, N इक्वल टू केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एकल संयोजी परमाणु की संख्या प्लस माइनस x लिखा था मैंने, बाद में मिटा दिया था। मैंने कहा था कि आवेश होता है तब काम में आता है, बटा 2। प्लस x का मतलब है जब माइनस का आवेश हो तो उसको प्लस करके लिखना है, और जब प्लस का आवेश हो तो उसे माइनस करके लिखना है। यहाँ पे बताओ ClO माइनस, -1 है तो +1 करना है फॉर्मूले में, जैसे NH4+ है, इसमें क्या होगा, ये +1 आवेश है तो लास्ट में -1 करना है। प्लस x और माइनस x का मतलब क्या है, प्लस x कब करना है, जब दी गई स्पीसीज पर माइनस आवेश हो, और माइनस x कब करना है, जब दी गई स्पीसीज पर प्लस x हो। और x का मान वही होगा जो आवेश है, x का मान वही होगा जो आवेश है। तो ClO- की अगर मैं बात करूं तो बताओ केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। एकल संयोजी परमाणु है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो इसको ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी संकरण निकाल रहे हो तो ऑक्सीजन की संख्या को ऐड नहीं करना। तो +1 आ जाएगा। सर +1 क्यों आया, क्योंकि ये -1 आवेश है। यहाँ पे अगर मान लो +1 होता तो यहाँ पे -1 होता, बटा 2 बराबर 4। 4 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp3। 4 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp3। और sp3 संकरण पर मूल आकृति क्या बनाओगे, चतुष्फल की। यहाँ पे क्या लगा दिया, Cl। अब देखो ऑक्सीजन माइनस है तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस लगा दिया। बताओ कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, 3 लोन पेयर। और ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, ये देखो रेखीय बन रहा है कि नहीं बन रहा। H2O में V बन रहा था, ये V हो गया ना, ये V है, और ये केवल रेखीय है, ठीक है। जब भी हम संरचना निकालते हैं तो लोन पेयर को संरचना में शामिल नहीं करते। तो सबसे पहले sp3 संकरण में चतुष्फल की आकृति थी। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखिएगा ये 4 पेन मैंने ले लिए हैं। ये देखो ये sp3 संकरण, और ये आकृति कैसी है, मूल संरचना बोलते हैं इसको। ये क्या है, चतुष्फल की है। अब यहाँ पे यदि आप लोन पेयर हटाओगे नहीं, यहाँ पे लोन पेयर लगाओगे तो अब ये जो आकृति है ना, इसको हम क्या कहेंगे, पिरामिडीय। इसको हटाया, बताओ पिरामिडीय हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या है, चतुष्फल की है, मेथेन की आकृति। ये क्या है, इसको हटाते ही ये किसकी आकृति हो गई, अमोनिया की, यानी पिरामिडीय। फिर एक और लोन पेयर आएगा तो बताओ आकृति कैसी हो जाएगी, वी शेप। और एक और लोन पेयर आ गया तो बताओ आकृति कैसी हो गई, रेखीय। वापिस से समझिएगा, बताओ ये आकृति कैसी, चतुष्फल की है।
लोन पेयर लगाओगे, इसका मतलब इसको हटा दिया है ना, यहाँ पे ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, वर्चुअली मान लो। तो बताओ यहाँ पर ये आकृति कैसी हो गई, पिरामिड। ये पिरामिड बन रहा है ना, एक पिरामिड देखा होगा आपने, ऐसे होता है, ठीक है। और एक और बॉन्ड हटाऊँ मैं, इसको हटा लो, इसको हटा लो, किसी को भी हटा सकते हो, इसको हटा दिया। बताओ आकृति कैसी होगी, वी बन रहा है सर, उल्टा वी है, वी वी होता है भैया, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, वी वी है, ठीक है। इसको कोणीय आकृति भी कहते हैं, कोण बन रहा है ना एक तरह से। और ये क्या है, रेखीय आकृति, ठीक है। तो यहाँ पर ClO माइनस अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको CH4 की आकृति तो मालूम ही होती है, चतुष्फल की होती है। अमोनिया की कैसी होगी, पिरामिडीय। और H2O की कैसी होगी, वी शेप। और आवेश वाला भी मैंने आपको बता दिया, चलिएगा। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल हमने लिया जैसे BF3। BF3 सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रीय परमाणु कौन है, बोरोन। बोरोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, क्योंकि वर्ग 13 का तत्व है, ठीक है। तो 3 प्लस फ्लोरीन 3 हो गए बटा 2 बराबर 3। संकरण क्या हो गया, sp2। और sp2 संकरण पर मूल आकृति कैसी बताई भैया, त्रिकोणीय समतल। ये त्रिकोण समतल, समतल का मतलब इस प्लेन पे रखा हुआ है, बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, कहीं भी इसका कोई भाग उठा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F। क्या कोई लोन पेयर होगा क्या, नहीं। 3 ही स्थितियाँ थी और 3 ही फ्लोरीन थे, तो हमने प्रत्येक एक स्थिति पर एक फ्लोरीन रख दिया। तो आकृति कैसी हो गई, त्रिकोणीय समतल, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिए बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये किसकी आकृति है, BF3। किस आकृति का नाम है, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल, ठीक है। तो आपको BF3 की आकृति समझ में आ गई होगी, किस प्रकार मैंने बनाई। sp2 संकरण, आकृति कैसी हो गई, त्रिकोणीय समतल। छठा एग्जाम्पल है SO2 गैस। और SO2 गैस की संरचना मैंने आपको बताई थी, संगण में मैंने आपको बताया था, और उस दिन मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाया था। आज मैं इसको सिखा रहा हूँ। बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर है कि नहीं। सर क्यों है सल्फर, क्योंकि अकेला है भैया, जो अकेला होता है वो क्या होता है, केंद्रीय होता है। और सल्फर के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 6। ऑक्सीजन एकल संयोजी है कि द्विसंयोजी, अरे एकल संयोजी है कि द्विसंयोजी, द्विसंयोजी है। इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, तो प्लस क्या करेंगे, प्लस कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐड करना नहीं है, यही ऐड करने होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो 2 का भाग दे दो, बताओ कितना आ गया, 3। 3 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp2 हो गया। और sp2 संकरण पर मूल आकृति बोलो कैसी होती है, त्रिकोणीय समतल होती कि नहीं होती। तो बताओ यहाँ पर क्या लगाएंगे, सल्फर। अब देखो पार्ट्स परमाणु कितने हैं, 2, और स्थितियाँ कितनी है, 3। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी बताई, 2, तो डबल बॉन्ड बनाओगे। और बताओ ऐसी आकृति बनाई थी मैंने वर्ग नंबर 16 में, जब SO2 की आकृति बनाई थी तब यही बनाई थी, वी शेप, ठीक है। तो इसका मतलब sp2 संकरण में 2 आकृतियां संभव हो सकती है। एक तो त्रिकोणीय समतल जब लोन पेयर नहीं हो, ये संरचना BF3 जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब जैसे ही SO2 लाओगे आप एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर होगा तो इसको हटा देंगे। आकृति कैसी है बताओ, वी शेप या कोणीय, वी शेप या कोणीय। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो sp2 संकरण में 2 आकृतियां संभव होती है, एक त्रिकोणीय समतल और एक वी शेप, ठीक है। sp संकरण से संबंधित हालांकि हमारे सिलेबस में कोई एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे 7वां एग्जाम्पल लिया BeCl2। बताओ बेरिलियम, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच्चों, 2, क्योंकि वर्ग 2 का तत्व है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप, जी हाँ रोए। तो बताओ बेरिलियम, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन की संख्या कितनी 2/2 बराबर 2, यानी संकरण क्या हो गया sp, और sp संकरण पर मूल आकृति क्या होती है, रेखीय होती है। ठीक है, और ये आकृति किसकी हो गई बताओ, BeCl2 की। तो 7 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। अब इतनी माथाफोड़ी मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे आपको समझाना है अंतरा हैलोजन यौगिकों की संकरण, अंतरा हैलोजन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का संकरण और उसकी संरचना। तो मैंने आपको सारी बातें समझाई है किस प्रकार से निकालना है। देखिएगा, अब हम अंतरा हैलोजन यौगिक पे आ जाते हैं और जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो 8वां एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन अंतरा हैलोजन यौगिक में। जो पहला हैलोजन यौगिक लिया था अंतरा हैलोजन, वो था CLF यानी XX डैश टाइप के अंतरा हैलोजन यौगिक। बताओ, इसका संकरण निकालना है और संरचना निकालनी है। ठीक है, इजी होगा कम। केंद्रीय परमाणु कौन बताओ, फ्लोरीन की क्लोरीन, अरे बोलो फ्लोरीन की क्लोरीन या क्लोरीन की फ्लोरीन, दोनों अकेले है ना, तो जो पहले लिखा गया है वो क्या होगा, केंद्रीय। किसको लिखा गया है पहले, क्लोरीन को। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो कितनी, 7। एकल संयोजी परमाणु कितना, 1/2 बराबर कितना, 4। हुआ कि नहीं हुआ, और 4 पे क्या होगा, sp3 संकरण होगा। और sp3 संकरण पर मूल आकृति बोलो बच्चों, चतुष्फल की। यहाँ पे Cl लगा दिया। बताओ कितनी स्थितियां हैं, 1 2 3 4। जब भी आकृति निकालनी हो तो पहले मूल संरचना निकालनी पड़ेगी। मूल संरचना बनाओ पहले, चतुष्फल की बना ली। फ्लोरीन एक ही है तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, तो ये जगह कोई खाली थोड़ी रहेगी, यहाँ पे लोन पेयर सेव करने होते हैं ऐसे। अब इस आकृति को देखो, ये आकृति होगी केवल इसकी, ये रेखीय है कि नहीं है, ये रेखीय है कि नहीं है, पहले ऐसे था ये। ठीक है, ये लोन पेयर वाले बॉन्ड भूल जाओ है क्या ये, क्योंकि लोन पेयर को कभी भी संरचना में शामिल नहीं किया जाता। तो बताओ आकृति कैसी होगी, रेखीय। इसका मतलब जितने भी XX डैश टाइप के हैलोजन अंतरा हैलोजन यौगिक होंगे उनका संकरण sp3 होगा और आकृति कैसी होगी, रेखीय। तो आप नोट्स में देखिएगा, XX डैश टाइप के जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं संकरण sp3 होता है और आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो समझकर भी इसको एग्जाम में कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरा हैलोजन यौगिक की संरचना आपसे पूछी जाती है। तो पहला ले लिया मैंने XX टाइप का, और 8वां एग्जाम्पल था CLF। इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। ICL की संरचना भी ऐसी होगी। ICL XX टाइप के जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक होंगे जिनमें एक हैलोजन और बड़ा हो और दूसरा क्या हो, छोटा, और दोनों एक एक हो, तो इस टाइप के जो अंतरा हैलोजन यौगिक होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, रेखीय। ठीक है, 9 एग्जाम्पल ले रहा हूं। ClF3 या BrF3, यानी हम कह सकते हैं XX-3 टाइप के अंतरा हैलोजन यौगिक। सबसे पहले हम संकरण निकालेंगे, फिर संरचना निकालेंगे, और संकरण और संरचना निकालने के लिए सबसे पहला काम n का मान निकालना, और n का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको केंद्रीय परमाणु को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो अकेला होता है वही क्या होता है, केंद्रीय। बताओ क्लोरीन के बाह्यतम कोष में या ब्रोमीन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो कितनी, 7। एकल संयोजी परमाणु कितने, 3/2। 7 + 3 हो गया ना, 7 + 3 यानी क्या हो गया ये, 5। 5 का मतलब sp3d। अब sp3d संकरण की मैं बात कर लेता हूं आकृति की, किस प्रकार से आकृति होती है। तो बच्चों देखिएगा, इसको देखिएगा आप, ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, बोर्ड पे बता देता हूं पहले। sp3d संकरण जो है उसके लिए सबसे पहले आप मूल आकृति बनाओगे कि नहीं बनाओगे, त्रिकोणीय है। ये त्रिकोण हुआ कि नहीं हुआ बताओ, त्रिकोण है ना ये, और 2 पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे पिरामिड बना देना है। ये देखिएगा, पहले मैं त्रिकोण बना रहा हूं, आपको त्रिकोण दिख जाए तो आप मन में यस बोल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोल नहीं सकते, वीडियो ऑफलाइन है। ये देखो, ये त्रिकोण है कि नहीं है। फिर एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। मैं बना ही देता हूँ इसको, सॉरी पेन को, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में क्या है, पसीने आ रहे हैं, इस वजह से ये पेन फिसल रहे हैं, और मॉडल में लेके नहीं है, स्कूल में रह गए। बोर्ड पे देखो आप, ये त्रिकोण,
एक पिरामिड ऊपर और एक किधर जा रहा है, अंदर, ऐसे। ये देखो, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड ये, ठीक है। अब देखो, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा केंद्रीय परमाणु के पास, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा केंद्रीय परमाणु के पास, जब संरचना, तब संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिड है, ठीक है। जब एक लोन पेयर आएगा, कितना लोन पेयर आए, एक लोन पेयर आए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, लोन पेयर को निरक्षीय स्थिति पर रखना है। सर निरक्षीय स्थितियां कौन सी होती है, तो देखिएगा, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होगा, ये वाली और ये वाली। मैंने आपको PCl5 की संरचना बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की स्थितियां इसमें पाई जाती है, दो प्रकार के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दो प्रकार की स्थितियां होती है। ये निरक्षीय बॉन्ड होता है, ये निरक्षीय बॉन्ड होता है, ये निरक्षीय बॉन्ड होता है, ये निरक्षीय स्थिति, ये निरक्षीय स्थिति और ये निरक्षीय, और ये क्या होती है, अक्षीय स्थिति। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना में दो प्रकार की स्थितियां पाई जाती है, तीन तो निरक्षीय स्थितियां होती है, दो क्या होती है, अक्षीय स्थितियां। लोन पेयर को कभी भी अक्षीय स्थितियों पर नहीं रखा जाता। लोन पेयर आर नेवर पुट ऑन एक्सियल पोजीशंस, नेवर पुट ऑन एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर को हमेशा कहाँ रखना है, निरक्षीय स्थितियों पर। तो देखो, पहले मैं एक काम करता हूँ, ClF3 को लेने से पहले आपको PCl5 बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम इस पे आ जाएंगे। PCl5 की संरचना मैंने आपको सिखाई थी, याद है आपको? बताओ, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 5। फॉस्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 + 5/2 बराबर 5। 5 का मतलब संकरण क्या हो गया, sp3d, और sp3d संकरण पर ये आकृति होगी। बताओ, यहाँ पे क्या लगा दिया, p, और 5 ही स्थितियाँ हैं और 5 ही पार्ट्स परमाणु, तो प्रत्येक स्थिति पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो बताओ, ये संरचना किसकी हो गई, PCl5 की। इसे कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना तभी होगी जब प्रत्येक स्थिति पर पार्ट्स परमाणु रखा हुआ होगा। अगर कहीं एक जगह भी लोन पेयर आ गया तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो PCl5 की संरचना होगी। अब हमें ClF3 की बनानी है, तो देखिएगा, ClF3 की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Cl लिख देंगे, ठीक है। इनको एक बार मिटा देते हैं यहाँ से। बताओ मुझे एक बात, आप पार्ट्स परमाणु कितने हैं, 3, और स्थितियाँ कितनी खाली पड़ी है, 5। अब 5 फ्लोरीन होते तब तो अलग बात थी, यहाँ पे फ्लोरीन 3 ही है। फ्लोरीन कितने हैं, 3। 5 फ्लोरीन होते तो फिर संकरण भी चेंज होता, संकरण क्या होता, चेंज होता। तो ClF3 में फ्लोरीन कितने हैं, 3, स्थितियाँ कितनी हैं, 5। तो इसका मतलब 2 जगह लोन पेयर आएंगे। अब वो 2 जगह कौन सी होगी, याद रखना है कि कभी भी लोन पेयर को यहाँ पे पुट नहीं करना, ऊपर नीचे तो कभी नहीं रखना लोन पेयर। मतलब जो अक्षीय स्थितियाँ हैं वहाँ पर कभी भी लोन पेयर नहीं रखना, लोन पेयर यहाँ पे रखना होता है, यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर लोन पेयर कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो 2 लोन पेयर को आपको क्या करना है, एक यहाँ पे रख दो, एक यहाँ रख दो। सर यहाँ नहीं रख सकते क्या, ऐसे रख तो सकते हो आप, लेकिन फिर वो संरचना आपके पहचान में नहीं आएगी। तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब आपके पास एक लोन पेयर हो तो वहाँ रखो जो अकेली निरक्षीय स्थिति है। तो एक लोन पेयर हो तो यहाँ रख देना, 2 लोन पेयर हो तो एक यहाँ रख देना, और 3 लोन पेयर हो तो 1, 2 और 3। समझ में आ रही है? यहाँ पे लोन पेयर नहीं रखने, एक लोन पेयर हो तो यहाँ, 2 लोन पेयर हो तो एक यहाँ, फिर इसको खाली छोड़ना है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं रखना, इसको हटा ही देना है। हटाने का मतलब यहाँ पे पार्ट्स परमाणु आएगा, कैसे आएगा वो बताएंगे भी। और 3 लोन पेयर तो 1, 2 और 3। तो बताओ यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 3 पार्ट्स परमाणु, स्थिति 5 है। इसका मतलब क्या है, 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहाँ रख दिया और एक लोन पेयर यहाँ रख दिया। यहाँ पे फ्लोरीन, हटाने का मतलब यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगाना है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगाना है, फ्लोरीन। तो बताओ आकृति कैसी हो गई, टी शेप हुई कि नहीं हुई, ये टी बना कि नहीं बना। तो ClF3 की आकृति या BrF3 की आकृति टी शेप होती है। इसको लोन पेयर को कभी भी संरचना में शामिल नहीं करते, इसको हटा दो यहाँ से एक बार आप, और ऐसे कर दो। अब बताओ आकृति कैसी है, टी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये देखो ऐसे टी बन रहा है ना, तो आकृति कैसी होगी, टी शेप।
जैसे मैंने आपको SF4 की बताई थी, याद कीजिएगा। SF4 को भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, SF4 को समझा देता हूँ पहले, अगला एग्जाम्पल लेने से पहले। इसका संकरण क्या हो गया, sp3d, और आकृति कैसी हो गई, टी शेप। ठीक है, अब SF4 देखो, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 + 4/2 = 5 = sp3d। मूल आकृति बोलो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर। स्थितियाँ 5 है, पार्ट्स परमाणु कितने हैं, 4। इसका मतलब एक जगह क्या आएगा, लोन पेयर, और वो लोन पेयर यहाँ रखना है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो आकृति के शेप हुई कि नहीं हुई, आकृति कैसी हो गई, के शेप, या विकृत चतुष्फलकीय, या सीसो आकृति, या डेकुली संरचना, ये सब बताया था मैंने आपको। तो SF4 की आकृति बताई थी उस दिन, मैंने आपको याद करवाया था। आज आपको सिखा रहा हूँ कि लोन पेयर यहाँ पे रखना है, एक लोन पेयर हो तो यहाँ रखना है, 2 हो तो यहाँ और यहाँ, और 3 हो तो 1, 2 और 3, और यहाँ पर कभी भी लोन पेयर नहीं रखना। देखो बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर सीखोगे। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ ऑफलाइन वीडियोस में इतना बता पाना ही संभव होता है। चलिएगा, x(5) की बात करते हैं, x(5). ठीक है, अगला एग्जाम्पल है x(5), और इसका एग्जाम्पल है ClF5 ले लेते हैं अपन, या BrF5। x(5), बताओ n का मान 7 + 5/2 = 6, sp3d2। sp3d2 पर मूल आकृति बोलो, अष्टफल की, अष्टफल की आकृति ऐसी होती है, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब बताओ पार्ट्स परमाणु कितने हैं, 5। पार्ट्स परमाणु कितने हैं, 5, और स्थितियाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब एक जगह लोन पेयर आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, 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 यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर। अब इस आकृति को देखो, वर्ग बन रहा है, ये वर्ग हो गया और ये पिरामिड हो गया, तो वर्गाकार पिरामिड है। तो आकृति कैसी हो जाएगी, संकरण हो गया sp3d2 और वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। ठीक है, अब ClF5 हो गया, BrF5, यानी x(5) की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार पिरामिडीय। और अंतिम जो अंतरा हैलोजन यौगिक है वो है x(7). संकरण क्या होगा, देखो अब आप भी निकाल सकते हो। बताओ केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 7 + 7/2 = 7, का मतलब sp3d3। तो यहाँ पे लिखा sp3d3, और sp3d3 पर मूल आकृति होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ये देखो 5 भुजा हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5, और 2 पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, आई। लोन पेयर होगा नहीं क्योंकि 7 स्थितियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 7 ही पार्ट्स परमाणु है, तो प्रत्येक जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें लोन पेयर का भी एग्जाम्पल है जो वर्ग नंबर 18 में आपको करवाऊंगा। तो बताओ यहाँ पर इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, इसको कहेंगे पंचभुजीय, लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब आकृति का नाम चेंज नहीं होगा, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो ये हमने बात कर ली अंतरा हैलोजन यौगिकों की संरचनाओं की। तो अंतरा हैलोजन यौगिक मैंने आपको पढ़ा दिए, हैलोजन की हैलोजन के साथ क्रिया बता दी, और साथ में मैंने आपको संकरण और संरचना निकालने का एक आइडिया दिया है। यदि आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सीखेंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे सीख नहीं पाओगे। ठीक है, चलेगा। एक क्वेश्चन आपकी जो नोट्स है उसमें दे रखा है, जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए, I2 और ICl में अधिक क्रियाशील कौन है और क्यों। तो देखो I2 जो है वो अध्रुवीय है। क्यों है अध्रुवीय, क्योंकि I2 में दोनों आयोडीन के परमाणु हैं और विद्युत ऋणताएं समान है, तो ये क्या होगा, अध्रुवीय होगा। और ICl जो होता है वो क्या होता है, ध्रुवीय होता है। ये अध्रुवीय अणु है और ये कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु। प्रश्न क्या आता है परीक्षा में, I2 और ICl में ज्यादा क्रियाशील कौन है और क्यों। तो I2 और ICl में ज्यादा क्रियाशील ICl होता है, क्योंकि ICl एक ध्रुवीय अणु होता है और I2 कैसा होता है, अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय का मतलब कोई आवेश नहीं होता, 0 0। ICl में Cl पर आंशिक माइनस और I पे आंशिक
प्लस। Cl की विद्युत ऋणता I से क्या होती है ज़्यादा, तो ये ध्रुवीय अणु है और ये क्या है अध्रुवीय अणु, और ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणुओं की तुलना में क्या होते हैं ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डाइक्लोरीन गैस क्या होती है, उसकी केमिकल रिएक्शंस, यूजेज, और उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है। और उसके बाद में हैलोजन के ऑक्सी अम्ल है। तो अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें वर्ग 17 कंप्लीट कर देंगे और उसके अगले वीडियो लेक्चर में वर्ग नंबर 18 भी कंप्लीट कर देंगे। वर्ग 18 बहुत छोटा सा है, ज़्यादा उसमें अपन को टाइम नहीं लगेगा। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज जो मैंने आपको संकर्ण संरचना निकालना बताया तो आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्ग 18 में वापस से रिपीट होगा संकर्ण संरचना वाला टॉपिक, तो एक बार वहाँ पर वापस से आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।